अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर सिरोसिस डिस्कस कर रहे थे और उसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस कर रहे थे। बहुत ब्रीफली अगर यहाँ पर रिवाइज करें तो सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। सिरोसिस की एक कॉम्प्लिकेशन थी पोर्टल हाइपरटेंशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टल हाइपरटेंशन इटसेल्फ कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड एसाइटिस एंड इसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, सो इसोफेजियल वेरिसेस था और एसाइटिस थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब कुछ और जो है वो सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेपेटिक इनकेफेलोपैथी। अब आपने याद ये रखना है कि लिवर इटसेल्फ जो है बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगा। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा। नंबर 2 हम बात करेंगे तो जो किडनीज हैं उनको इफेक्ट करेगा, लंग्स को इफेक्ट करेगा। और लंग्स के अलावा अगर हम बात करेंगे तो किडनीज को भी इफेक्ट करता है। सो इसको हम लोग कहते हैं हेपेटिक इनकेफेलोपैथी, इसको हम लोग कहते हैं हेपेटो पल्मनरी सिंड्रोम एंड दिस इज़ नोन एज हेपेटोरीनल सिंड्रोम। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं ये कह दूं कि जी ये सारा जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है, पेट है, तो इसके अंदर एसाइटिस की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं। सो ये 4 कॉम्प्लिकेशंस आपकी ब्रीफली सी रह गई हैं, इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इनका ट्रीटमेंट है, लेकिन इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो सबसे पहले बेटे बात कर लेते हैं ब्रेन की कि हेपेटिक इनकेफेलोपैथी अगर होती है तो उससे क्या मुराद है और इसको फिर किस तरह से काउंटरैक्ट किया जा सकता है। हेपेटिक इनकेफेलोपैथी का आसान लफ्ज़ों में ये मतलब होता है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें गट बैक्टीरिया बहुत सारी नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस जो पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के पास जाते हैं तो मेटाबोलाइज हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर अगर लिवर काम नहीं कर रहा, वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस मेटाबोलाइज नहीं होते, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनते हैं और वहाँ से वो आपके ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन के अंदर जाके आपका जो गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको मिमिक करते हैं और उसके रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगते हैं और लगने से फिर कन्फ्यूजन एंड इवन के कोमा तक कॉज कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक पैथोलॉजी है इनकेफेलोपैथी की। सो इनकेफेलोपैथी के अंदर हमने क्या याद रखना है कि ये बेसिकली बेटे एक न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम है। क्या है? न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम है। और ये न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? ये डेवलप सिरोसिस की वजह से हुआ है और सिरोसिस की वजह से ब्रेन के अंदर इसकी वजह से क्या आ सकता है? इनिशियली पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन में जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन से अल्टीमेटली वो कोमा की तरफ भी जा सकता है। डिफरेंट स्टेजेस है इसकी, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग डिस्कस करें इसकी पैथोजेनेसिस को तो पैथोजेनेसिस के अंदर वो कहता है कि ये एक रिवर्सिबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि इसको ड्रग्स की मदद से रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, सो ये क्या है? रिवर्सिबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक नॉर्मल लिवर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? लिवर में मेटाबोलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर एक सिरोटिक लिवर है तो वो ये बैक्टीरियल प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस को मेटाबोलाइज नहीं कर सकेगा, तो ये जो है ये इंटर कर जाते हैं आपकी सर्कुलेशन को और एक न्यूरोटॉक्सिन बन जाते हैं। ठीक है, और न्यूरोटॉक्सिन बन के जब ये ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड यानी गाबा कहते हैं, उसको मिमिक करते हैं, उसके रिसेप्टर के ऊपर लगते हैं और उसके ऊपर रिसेप्टर के ऊपर लगने के बाद इनकेफेलोपैथी यानी ब्रेन के अंदर पैथोलॉजी कॉज कर देते हैं। ठीक है, अब वो बात करता है कि अगर हम देखें कि एक पेशेंट को इनकेफेलोपैथी हो गई है तो उसको क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं। यानी वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी का पेशेंट था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, एसाइटिस हुआ हुआ है, अब वो आके बहकी सी बातें कर रहा है या कन्फ्यूज़ हो गया, ड्राउजी है, नींद में है, क्योंकि गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, तो ये उसके इफेक्ट्स को जब जाके मिमिक करता है तो इनहिबिशन ज़्यादा करता है जिससे पेशेंट कन्फ्यूज, ड्राउजी और इवन कोमा में चला जाता है। ठीक है, सो वो कह रहा है कि इनिशियली आप ये देखेंगे कि पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो मेंटल स्टेटस प्रोग्रेसिवली क्या करेगा? डिटोरिएट कर रहा होगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसका मेंटल स्टेटस जो है वो डिटोरिएशन की तरफ जा रहा होगा। और इसके क्या सिम्टम्स या साइंस अपीयर होंगे? पेशेंट खासा कंफ्यूज नज़र आएगा और कन्फ्यूजन के साथ वो कहता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहा होता है, इवन एग्रेसिवनेस भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है या फिर लेटर ऑन वो कोमा में भी जा सकता है। तो ये फीचर्स आपने याद रखने हैं इनकेफेलोपैथी के। एक इंपॉर्टेंट जो साइन हम लोग देखते हैं बेटे, इसको फ्लैपिंग ट्रेमर्स कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, एस्ट्रेक्सिस भी इसको कहते हैं, यानी हम पेशेंट के हाथ जो है वैसे करते हैं तो वो यूं फ्लैप करते हैं, नहीं तो हम इस तरह से इसको एलिसिट भी करते हैं। ठीक है, सो ये जो फ्लैपिंग ट्रेमर है एस्ट्रेक्सिस का साइन है या उसकी में परफॉर्म भी करा लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 वो कहता है कि इस पेशेंट को कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया का सामना होता है। कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया का मतलब ये होता है कि जो बहुत दूर चीज़ें होती हैं ना, ये उनको ड्रॉ नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल आसमान के ऊपर अगर स्टार है या कोई भी चीज़ है, हम इसको कॉपी करके ड्रॉ
करने का कहते हैं, तो जो फॉर अवे चीज़ें होती हैं ये पेशेंट उनको ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। और बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो हाइपर रिफ्लेक्सिया हमें मिलता है, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो ज़रा रेस्ड हुए होते हैं, यानी बायलेटरल एक्सटेंसर प्लांटर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्स इन्हेंस हुआ होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम पेशेंट की EEG कर लें तो EEG यानी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखें तो 2 वेव्स के ऊपर ऑल्ट्रेशन आती है। जो अल्फ़ा वेव होती है वो प्रोग्रेसिवली स्लो कर रही होती है और जो डेल्टा वेव है उसकी इवेंचुअल डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है, ठीक है। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मेंटल स्टेटस जो है वो डिटोरिएट कर रहा है, एस्टेरेक्सिस है और कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया मौजूद है। अब आपकी बुक के अंदर वो कहता है कि फर्दर हम इनकेफ्लोपैथी को 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। हम ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है। ग्रेड 1 के अंदर अगर हम देखेंगे तो पेशेंट की ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होती है वो बड़ी पुअर होती है, ठीक है। सो कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है। अगर हम स्पीच की बात करें तो वो भी थोड़ी स्लर्ड हो रही होगी, ठीक है। और मेंटेशन जो है वो भी स्लो हो जाती है और पेशेंट का मेंटेशन भी स्लो हो जाती है और उसका जो स्लीप रिदम है ना वो स्लीप रिदम भी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि नंबर 2 हम देखेंगे ग्रेड 2 पे तो वो ड्राउजी सा हो जाता है, यानी जैसे कि इंसान को नींद आई हुई होती है लेकिन ईजिली हम लोग उसको एरोज कर लेते हैं, यानी बात करें तो एकदम वो उठ जाता है या जाग जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है यहाँ पे पेशेंट थोड़ा बहुत एग्रेसिव या इवन लेथार्जिक भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेड 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी मार्क्ड कन्फ्यूजन होती है और पेशेंट बात करने से तो नहीं लेकिन पेन को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, पेन या बहुत ऊंची आवाज़ हो तो उसको रिस्पॉन्ड कर देता है, वरना मार्क्ड कन्फ्यूजन और स्लीपी है। और जबकि स्टेज 4 के अंदर पेशेंट बिल्कुल कोमा की स्टेज में चला जाता है, यहाँ पे वो आवाज़ को या पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ कि अगर ये हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी अभी हमने बात की थी, रिवर्सिबल डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों ने देनी है उसको हम लोग कहते हैं लेक्टुलोज। क्या देते हैं हम? लेक्टुलोज देते हैं, ठीक है। लेक्टुलोज बेसिकली एक लेक्सेटिव है और ये लेक्सेटिव क्या करेगा कि GIT की मोटिलिटी और उसकी सफाई कर देगा सारी। जब GIT सारा साफ हो जाएगा लूज मोशन की फॉर्म में तो कोलोन की जो pH है वो कम हो जाती है और कोलोनिक एमोनिया एब्जॉर्प्शन बड़ी कम हो जाती है, ठीक है। सो ये कोलोन की pH को कम कर देता है और मैंने आपको कहा कि कोलोन के अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन सब्सटेंसेस बनाते हैं ना, तो वो बैक्टीरियाज ही कम हो जाएंगे जिसकी वजह से pH भी कम हो जाएगी और जो अमोनिया की एब्जॉर्प्शन है आपने याद रखना है वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम तकरीबन कितना देते हैं? वो कहते हैं 15 to 30 ml 3 टाइम्स जो है वो डेली देना पड़ता है। और नंबर 2 हम लोग टाइट्रेट 2 to 3 बाउल मूवमेंट्स डेली, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ हम लेक्टुलोज देते हैं ताकि जहाँ पे नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस बन रहे हैं हम उसको काउंटरैक्ट कर सकें। नंबर 2 वो कह रहा है कि पेशेंट को नियोमाइसिन जो है वो दी जा सकती है। नियोमाइसिन भी क्या करती है कि अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो गट में है ना उनको डिक्रीज कर देती है। वो सारे अमोनिया बैक्टीरिया जो कि अमोनिया बनाते हैं गट के लेवल पे उनको कम करती है, क्योंकि बेशक अगर हमारा लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर रहा तो हम कुछ ऐसा करें कि वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बने ही ना, ठीक है। नंबर 3 वो कहता है कि एक ड्रग है जिसको हम रिफेक्सिमिन कहते हैं। ये रिफेक्सिमिन जो है ये भी देना शुरू कर देते हैं पेशेंट को। 400 mg 3 टाइम्स डेली दी जा रही होती है ये। और ये भी क्या करती है कि आपका जो बाउल है वहाँ पे बैक्टीरिया के लेवल्स को कम कर देती है। ऑल्दो कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं लेकिन चलो बंदा कोमा में जाने से तो बच जाएगा, ठीक है। और साथ में वो कहते हैं जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं ना उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे। ट्रिगरिंग फैक्टर क्या हो सकता है? ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है। ट्रिगरिंग फैक्टर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में वहाँ पे कंटेंट पड़ा रहता है, उसमें बैक्टीरिया ज़रा ज़्यादा एक्टिव हुआ होता है। सो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है। इफ़ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मैलिटी है जैसे कि हाइपोकलीमिया तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर साथ में कोई भी इन्फेक्शन है तो हम उसको भी ट्रीट करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो ना करे। और डाइटरी प्रोटीन वो कह रहे हैं पहले डिक्रीज़ किए जाते थे लेकिन अब इस प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी। आई होप कि बहुत आसान था। बस ये आपने याद रखना है कि गट में बहुत सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनाते हैं। वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगर आ भी जाएँ, पोर्टल सर्कुलेशन में सॉरी, तो लिवर उनको मेटाबोलाइज करके ख़त्म कर देता है। लेकिन चूँकि लिवर काम नहीं कर रहा तो वो सारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो हैं हेपेटिक वेन में जा रहे हैं, वहाँ से हार्ट में जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं, ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ब्रेन में जाके वो गाबा को मिमिक करके आपकी ब्रेन के अंदर इनहिबिटरी इफेक्ट बढ़ाते हैं जिससे पेशेंट कंफ्यूज हो सकता है, ड्राउजी हो सकता है, इवन कोमा में जा सकता है। हमने क्या किया? हमने नंबर 1 पेशेंट को लेक्टुलोज दे दिया, नंबर 2 हमने नियोमाइसिन दी और नंबर 3 रिफेक्सिमिन दी और नंबर 4 हमने ट्रिगर्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हो गई आसान सी बात हेपेटिक एनकेफ्लोपैथी की। अब नंबर 2 हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। अब
आपको नज़र समझ आ रहा है कि इसमें स्पॉन्टेनियसली बैक्टीरिया जो है वो पेरिटोनियम में इंटर करके जनरलाइज पेरिटोनाइटिस कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? जनरलाइज पेरिटोनाइटिस। और ये ज़्यादातर होता है एसाइटीज़ के बाद। सो वो कह रहा है कि ये एक बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है एसाइटीज़ विद सिरोसिस की। जाहिर सी बात है, हमने कहा मोस्टली सिरोसिस की वजह से एसाइटीज़ होती है और फिर एसाइटीज़ की वजह से ये आगे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो बड़े सजेस्टिव से होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पेशेंट को एकदम से सुवेयर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होता है और ये यूजुअली वही पेशेंट होते हैं जिनको ऑलरेडी एसाइटीज़ होती है। ठीक है, सो सुवेयर एब्डोमिनल पेन होता है, उसके बाद ना रिबाउंड टेंडरनेस होती है। अब आप लोग मुझे बताएं रिबाउंड टेंडरनेस और कहाँ होती है, ये अब आपने मुझे बताना है कि रिबाउंड टेंडरनेस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि इन पेशेंट्स के अंदर सिरोसिस होती है और अगर हम देखें तो एसाइटीज़ के पेशेंट ये होते हैं ऑलरेडी। एसाइटीज़ के साथ अगर हम देखें तो एकदम से शदीद इनको पेट में दर्द पड़ता है, रिबाउंड टेंडरनेस जो है वो पॉजिटिव आती है और वो कहता है कुछ केसेस बस यही सिम्टम्स, और साथ में अगर हम बाउल की साउंड्स देखेंगे तो बाउल की साउंड्स बिल्कुल जो है वो एब्सेंट होती हैं और पेशेंट को फीवर। तो पेशेंट को पेट में पानी पड़ा हुआ था, एकदम से तेज़ बुखार हो गया, पेट में शदीद दर्द है, रिबाउंड टेंडरनेस पॉजिटिव है, बाउल साउंड्स एब्सेंट हैं बेटे, तो ये क्लियर कट डायग्नोस्टिक होता है फॉर क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको, सॉरी, हम पढ़े हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, मेरी ज़रा चाय आई है तो मैं उसको देख के साइड करी थी। अच्छा, तो हम पढ़े स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, तो ये क्लियर कट डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि बेशक हो सकता है कि पेशेंट के पेट में पानी हो, एसाइटीज़ हो, लेकिन साथ में उसको फीवर और रिबाउंड टेंडरनेस अभी ना हो। स्टिल आपने जब इसकी पैरासेंटेसिस करनी है तो आपने उस एमनियोटिक फ्लूइड को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, उसके कलर को, एंड देन कल्चर एंड सेंसिटिविटी वगैरह, ताकि हम अगर है तो भी देख लें और अगर नहीं है तो भी इसको प्रिवेंट करें। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर इसको हमने डायग्नोज करना हो तो डायग्नोसिस के लिए वही एसाइटिक टैप किया जाता है, यानी पैरासेंटेसिस, यहाँ से फ्लूइड जो है वो ड्रॉ किया जाएगा और फ्लूइड का कलर देखा जाता है। मोस्टली वो कहता है कि बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में उसका जो कलर होता है वो क्लाउडी होता है। अगर हम न्यूट्रोफिल काउंट की बात करें तो ये एक्यूट से इन्फेक्शन होता है। न्यूट्रोफिल जो हैं वो 250 × 10⁶ पर लीटर से भी ज़्यादा होते हैं। और अगर बेटे हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली ये ई कोलाई की वजह से ही होता है। ई कोलाई के अलावा न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस भी ये कर सकते हैं, न्यूमोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, लेकिन मोस्टली ई कोलाई, तो ये भी आपका MCQ आ जाता है। नाउ द मैनेजमेंट की अगर बात है तो इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट में हमने एंटीबायोटिक देनी है 3rd जनरेशन से सेफेलोस्पोरिन, जिसको हम सेफोटेक्साइन मेरा ख्याल कहते हैं। हाँ, ये जो है 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, ये पेशेंट को दी जाती है एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन। और अगर एक पेशेंट को ऑलरेडी सिरोसिस और एसाइटीज़ और मुझे ख़तरा है कि इसको स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, तो इसको प्रोफिलैक्टिकली प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली मैं क्या दूंगी, फ्लोरोक्विनोलॉन दूंगी। और फ्लोरोक्विनोलॉन में भी हम क्या दे रहे होते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन और साथ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, सो नॉरफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन 400 mg डेली एंड 250 mg हर 12 घंटे बाद ये दी जाती हैं टू प्रिवेंट और फॉर ट्रीटमेंट 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। इसी तरह आपने याद रखना है इसोफेजियल वेरिसिस को प्रोफिलैक्टिकली प्रिवेंट करने के लिए क्या दी जाती है, प्रोपनोलॉल। ठीक है, और अगर वो हो जाए तो फिर तो एक पूरी लिस्ट है मैनेजमेंट की जिस तरह से हमने उसको मैनेज किया है। नाउ बेटे आसान सी 2 आखिरी चीज़ें हैं। 1 इज़ हेपेटोरीनल सिंड्रोम, नंबर 2 इज़ हेपेटो पल्मोनरी सिंड्रोम। ठीक है, सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम की, कि जब आपको पता है लिवर काम नहीं कर रहा ना, आप बहुत बेसिक फर्स्ट ईयर के लेवल के कॉन्सेप्ट को याद करें तो वही यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कि अगर आपका लिवर जो है वो काम नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल इसमें सिरोसिस हो गई है, सिरोसिस हो गई है तो नंबर 1 तो ये एल्ब्यूमिन बनाना छोड़ देगा। एल्ब्यूमिन बनाना छोड़ देगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। ठीक है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा तो ऑनकॉटिक प्रेशर मैंने आपको बताया फॉल करेगा। ऑनकॉटिक प्रेशर फॉल करेगा तो फ्लूइड लीकेज होगा, फ्लूइड सारा लीक होकर बाहर चला जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया, यानी वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। ऐसा ही है, हाइपोवोलीमिया होगा तो वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो रीनल ब्लड फ्लो जो है वो बड़ा कम होता है और बड़ी सुवेयर वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। और भी वेजो कंस्ट्रक्टर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, यहाँ से भी रीनल फ्लो कम होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा जो बड़ी पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा। जब बहुत सुवेयर वेजो कंस्ट्रक्शन और किडनी की तरफ जो सारे का सारा फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी एंड उसके बाद जो है वो ये फ़ौरन से रीनल फेलियर में पेशेंट
पेशेंट चला जाता है। तो बेसिक पैथोलॉजी अगर आपने याद रखनी है तो वो सारी की सारी यही होती है, ठीक है। सो वो कह रहा है कि ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि बड़े पावरफुल वेजोकंस्ट्रक्टर सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। किडनी बाकी पैथोलॉजी के लिए बिल्कुल नॉर्मल होती है। अगर हम किडनी को देखेंगे तो उसमें कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम नहीं है, मेम्ब्रेन डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। नॉर्मली किडनी क्यों फेल हो जाती है, या तो हम कहते हैं रीनल कॉजेज है, या हम पोस्ट रीनली कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन है, या प्री रीनल। तो ये जो फेलियर है ये प्री रीनल कॉजेज में आता है क्योंकि इधर मसला है फ्लो किडनी की तरफ मेंटेन नहीं हो सका ड्यू टू द रिलीज ऑफ स्वेयर वेजो कंस्ट्रक्टर्स एंड ड्यू टू इस वजह से कि आपके पास जो फ्लूइड था वही वेसल्स में बड़ा कम था, ठीक है। सो ये बात हमें हमेशा हमने याद रखनी है। उसके बाद वो कहता है कि इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें आपने क्लिनिकल फीचर्स यही याद रखने हैं कि पेशेंट को सिरोसिस और एसाइटीज़ होती है, और ओवरऑल अगर हम सीरम के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू देखेंगे तो वो मोर देन 1.5 mg/dl होगी, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं कि क्रिएटिनिन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती, बेशक डायरेटिक दें, डिसकंटिन्यू कर दें, वॉल्यूम एक्सपेंशन करें, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही होती। उसके बाद नेक्स्ट बात ये होती है कि ना तो बॉडी के अंदर जो है वो शॉक की सिचुएशन है, ना तो कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग वो ले रहा था, ना ही कोई ऑर्गेनिक किडनी डिजीज़ है, ठीक है। अगर किडनी के अंदर अपना कोई डिजीज़ होता तो फिर वो हेपेटोरीनल सिंड्रोम ना कहलाता, बट दिस इज हेपेटोरीनल के आपके लिवर की वजह से रीनल फेलियर हो गया है, ठीक है। अब ये जो हेपेटोरीनल सिंड्रोम है बेटे, उन्हें प्रीवियसली आपको बताया, यहाँ पे भी बता देती हूँ कि इसको हम कहते हैं आगे से दो तरह का होता है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम टाइप 1 और हेपेटोरीनल सिंड्रोम टाइप 2। टाइप 1 के अंदर जो सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करिए, फंक्शन डिटोरिएट करा है, और यहाँ पे क्रिएटिनिन की जो वैल्यू होती है वो मोर देन 2.5 mg/dl होती है, या मोर देन 1.5 इंटू बेस लाइन वैल्यू, ठीक है। लेस देन 2 वीक्स में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे बेटे साथ में वो कह रहा है कि आपके पास जो यूरिनरी सोडियम एक्सक्रीशन है वो भी लेस देन 10 मिलीमोल हो जाती है, और इसकी बड़ी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, जबकि इसमें समहाउ क्रिएटिनिन की जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत स्टेबल होती है और इसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी बेहतर है, ठीक है। नाउ द लास्टली कि हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो जो हेपेटोरीनल सिंड्रोम टाइप 2 होता है इसमें हम रिफ्रैक्टरी एसाइटिस यानी प्लूरोसेंटेसिस कर रहे होते हैं, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, टिप्स करते हैं, ठीक है। और नंबर 2 हमारे पास होता है जो टाइप 1 है, तो टाइप 1 के अंदर हम लोग ऑक्ट्रियोलाइड या माइडोड्रीन या एल्ब्यूमिन देते हैं या टेलरीप्रेसन देते हैं, लेकिन स्टिल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यही है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उन फैक्टर्स को इवैल्यूएट नहीं करोगे जो कि ये रीनल सिंड्रोम कॉज कर रही हैं तो पेशेंट बेहतर कैसे होगा, ठीक है। सो इफ़ कन्फ्यूजन है तो उसके लिए माजरत, आपने याद रखना है हेपेटोरीनल सिंड्रोम टाइप 1 और हेपेटोरीनल सिंड्रोम टाइप 2, इसमें कंटिन्यूसली आपके क्रिएटिनिन के लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है, लेकिन इसमें सम हाउ वो स्टेबल होते हैं और प्रोग्नोसिस सम हाउ बेटर है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है कि हम क्या करते हैं, वो पैरासेंटेसिस, ठीक है, मैंने पहले प्लूरोसेंटेसिस शायद बोल दिया, पैरासेंटेसिस करते हैं, प्लस हम टिप्स करते हैं, ये रिफ्रैक्टरी एसाइटीज़ वाला ट्रीटमेंट है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं जिसमें हमारे पास ऑक्ट्रियोलाइड जो कि सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है, उसके बाद माइडोड्रीन देते हैं, प्लस एल्ब्यूमिन देते हैं, और प्लस हम लोग टेरलीप्रेसन जो कि वेजोकंस्ट्रक्टर है टू प्रिवेंट इसोफेजियल वेरिसेस, ये दे रहे होते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, लिवर ट्रांसप्लांट ही है। नाउ द लास्ट थिंग इज हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। अब क्या होगा कि आपकी लिवर की वजह से आपकी लंग्स कॉम्प्रोमाइज होंगी, पेशेंट की, आपकी नहीं, ठीक है। सो वो कहता है कि अगर इस पेशेंट के अंदर हम देखेंगे तो सिरोसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाती है, ठीक है। और सिरोसिस के साथ पेशेंट को रेजिस्टेंट हाइपोक्सीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। हाइपोक्सीमिया हम उसको कब डिक्लेयर कर रहे हैं, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लेस देन 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें तो इस पेशेंट की इंट्रा पल्मोनरी वेस्कुलर डायलेशन शुरू हो गई। सो एडवांस सिरोसिस है, हाइपोक्सीमिया है और इंट्रा वेस्कुलर पल्मोनरी वेजो डायलेशन है। बाकी वो कह रहा है कि इस लेवल पे भी हम ये देखते हैं कि इंट्रिंसिक पल्मोनरी डिजीज़ कोई भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि COPD चल रहा था या कोई ऑब्स्ट्रक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव या लंग का ट्यूमर था, कोई भी इंट्रिंसिक पल्मोनरी डिजीज़ नहीं है। जैसे हमने पीछे कहा कोई भी रीनल कॉज नहीं होता, ठीक है। और इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर वो कहता है कि शायद नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रहा होता है और वो स्प्लांक्निक वेजो डायलेशन करता है, और उसकी वजह से अगेन सारा का सारा वीनस रिटर्न एंड देन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियोज इफेक्ट होती है और पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, नंबर 1 तो पेशेंट को क्लबिंग ही होती है, ठीक है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इफेक्ट होती है, तो नंबर 2 क्या शुरू हो जाती है, साइनोसिस होती है। नंबर 3 उन्होंने एक टर्म यूज़ की हुई है जिसको वो कहते हैं प्लेटेप्निया
ऑर्थोडॉक्सिया सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको? प्लेटेपनिया ऑर्थोडॉक्सिया सिंड्रोम। नाउ व्हाट इज प्लेटेपनिया एंड ऑर्थोडॉक्सिया सिंड्रोम? वो कह रहा है कि पेशेंट को सडनली डिस्निया और साथ में हाइपोक्सीमिया शुरू हो जाता है। और ये डिस्निया और हाइपोक्सीमिया कब शुरू होता है? जब भी पेशेंट एक रिकम्बिनेंट पोजीशन से अपराइट पोजीशन में आता है। ठीक है, जैसे ही वो अपराइट उठ के खड़ा होता है तो उसको एकदम से डिस्निया और हाइपोक्सीमिया स्टार्ट हो जाता है। और ये इस वजह से होता है कि इंट्रापल्मोनरी शंटिंग स्टार्ट हो जाती है थ्रू डिफरेंट डायरेक्ट एट्रोवीनियस कम्युनिकेशंस। इसको हम प्लेटेपनिया ऑर्थोडॉक्सिया सिंड्रोम कहते हैं। क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ द लिवर ट्रांसप्लांट। सो अब मैंने आपको यहाँ पे आखिरी 3 चीज़ें पढ़ाई हैं, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करा देती हूँ। नंबर 1 हमने पढ़ी है हेपेटिक इनकेफलोपैथी। नंबर 2 बेटे हम लोगों ने पढ़ा है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। नंबर 3 है हेपेटोरीनल सिंड्रोम और नंबर 4 है हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज़ लिवर ट्रांसप्लांट। लेकिन हमने कहा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप 2 के अंदर हम लोग जो है वो रिफ्रैक्टरी एसाइटीज़ वाला ट्रीटमेंट, जिसमें हमारे पास क्या था, पैरासेंटेसिस और टिप्स कर सकते हैं। जबकि 1 के अंदर हम साथ में बहुत सारी ड्रग्स, जिसमें ऑक्ट्रियोलाइड हो सकता है और माइडोड्रीन हो सकती है, एल्ब्यूमिन हो सकता है, या फिर हमने कहा था ट्रेलडिप्रेसन दे सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में 3rd जनरेशन सेफ्टोक्साइम जो है वो दी जाएगी फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर प्रिवेंशन फ्लोरोक्विनोलोन। और हेपेटिक इनकेफलोपैथी के लिए नंबर 1 हम लैक्टोलोज दे रहे थे, नंबर 2 हमने कहा कि हम नियोमाइसिन देते हैं और नंबर 3 रिफेक्सामिन देते हैं और ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाता है, सो ये ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा सिरोसिस और उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हेपेटाइटिस की बात करेंगे। इसमें से कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। बाकी आप दोनों बुक से इसको रीड कर लें, सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है। कोई कंसर्न, कोई इशू हो, आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।